हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का 5th लेक्चर है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि हम बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे यूजिंग द मॉडर्न मेथड्स। फिर एक सवाल आता है कि हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई ही क्यों कर रहे हैं। हम बैक्टीरिया को इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम पेशेंट का एक्यूरेट ट्रीटमेंट कर पाएं। क्या कर पाएं? एक्यूरेट ट्रीटमेंट कर पाएं। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पेशेंट की बॉडी में टाइफाइड का बैक्टीरिया है या फिर ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का बैक्टीरिया है, तो आप कैसे इलाज करेंगे? आप टाइफाइड का इलाज करेंगे या टीबी का इलाज करेंगे या कोई और बैक्टीरिया है? तो जब तो आपको पता ही नहीं होगा कि पेशेंट की बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया है, आप कैसे इलाज कर पाएंगे? तो एक्यूरेट ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के दो मेथड्स थे। एक था कन्वेंशनल मेथड, यानी कुछ पुराने मेथड्स जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड्स के बारे में। जब हम मॉडर्न मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमको 4 मेन मेथड हैं जो डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है ऑटोमेटेड सिस्टम, सेकंड इज सीरोलॉजी, थर्ड इज मॉलिक्यूलर मेथड एंड फोर्थ इज टाइपिंग मेथड। इन चारों मेथड को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द ऑटोमेटेड मेथड या फिर ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। यहाँ क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स। यानी हमने क्या कर रखी हैं, कुछ मशीन से इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रखे हैं, उसमें हम अपना सैंपल डालेंगे। वो मशीन और वो इंस्ट्रूमेंट, उनके कुछ अपने प्रिंसिपल होंगे, वो उस प्रिंसिपल पे वर्क करके क्या करेंगे, हमारे उस सैंपल में से कौन सा बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई करके हमको बताएंगे। कुछ मशीन्स के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो वो है मेल्डिटॉफ, वाइटेक 2, फाइनेक्स एंड द माइक्रोस्किन वॉल कवे सिस्टम। इसमें जो हमको डिटेल में स्टडी करने हैं वो है माल्डिटॉफ एंड वाइटेक 2। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माल्डिटॉफ के बारे में। माल्डिटॉफ का जो फुल नेम है वो आप याद रखिएगा, बड़ा खतरनाक सा है। दैट इज मैट्रिक्स एसोसिएटेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बार रिपीट करते हैं, माल्डिटॉफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज मैट्रिक्स एसोसिएटेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, इस मशीन का यूज किसके लिए करते हैं? तो इस मशीन का हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए पैथोजन को। पैथोजन में भी बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। साथ ही साथ इसकी हेल्प से हम फंजाई और माइक्रोबैक्टीरिया को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका यूज करके हम विद इन फ्यू मिनट्स में ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी फंजाई है, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होती है मशीन। ये मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है उसके बारे में बात करें तो ये जो मशीन होती है ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि जो हम सैंपल डालते हैं उस सैंपल में जो भी पैथोजन प्रेजेंट होता है, उस पैथोजन के राइबोसोमल प्रोटीन्स के जो पैटर्न्स होते हैं उसको ये मशीन एग्जामिन करती है। आई रिपीट अगेन, जब हम सैंपल को मशीन में डालते हैं तो वो जो मशीन है वो क्या करती है कि उस सैंपल में जो ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं उनके पैटर्न को एग्जामिन करती है, और उनको एग्जामिन करके क्या करती है, हमें आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती है। ये जो आपको सामने मशीन देख रही है, दिस इज माल्डिटॉफ। और ये कैसे वर्क करती है? इसमें यहाँ पे क्या होती है, एक सैंपल प्लेट होती है। क्या होती है? एक सैंपल प्लेट होती है। इस सैंपल प्लेट में क्या होते हैं? वेल्स होते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है, सैंपल प्लेट है और इसमें क्या होते हैं? वेल्स होते हैं। अब आप क्या करते हैं, वेल में क्या करते हैं, आप अपना सैंपल डालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, आप सैंपल डालेंगे। ये वेल है, ये सॉरी सैंपल प्लेट है आपकी। सैंपल प्लेट में आप क्या करेंगे, अपना जो भी आपका सैंपल है उसको डालेंगे। सैंपल डालने के बाद किसी एक वेल में आप क्या कर दिया, आपने सैंपल डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 1 ड्रॉप मैट्रिक्स सॉल्यूशन की डालेंगे। किसकी डालेंगे? 1 ड्रॉप मैट्रिक्स सॉल्यूशन डालेंगे। फिर इस स्लाइड को कहाँ रख देंगे, आप इस मशीन में लगा देंगे। ये मशीन क्या करेगी, राइबोसोमल प्रोटीन्स के पैटर्न को एग्जामिन करेगी और आपको आइडेंटिफाई करके बताएगी कि जो आपने सैंपल डाला था इसमें कौन सा स्पेसिमेन प्रेजेंट था, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा फंजाई प्रेजेंट था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माल्डिटॉफ। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वाइटेक 2। वाइटेक 2 भी क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसकी हेल्प से हम अपने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के अलावा ये एक और काम में हेल्प आती है, दैट इज एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, यानी एएसटी में भी इसका यूज होता है। ये एएसटी क्या होता है? तो एएसटी वो मेथड है जिसकी वजह से हम ये पता कर पाते हैं कि जो बैक्टीरिया है उस पर जो एंटीबायोटिक है वो कितना असर कर पा रही, कितना असर नहीं कर पा रही। तो जो वाइटेक 2 ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसकी हेल्प से हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पैथोजन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एएसटी भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स का क्या असर होता है। ये जो मशीन है, ये जो आपको दिख रही है, ये वाइटेक 2 मशीन है
और ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करती है वो है बायोकेमिकल टेस्टिंग एंड द ऑप्टिकल एनालिसिस। मैंने जब आपको प्रीवियस लेक्चर में कन्वेंशनल मेथड पढ़ाए थे, तो कन्वेंशनल मेथड में मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक था डायरेक्ट डिटेक्शन और एक था बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन। डायरेक्ट डिटेक्शन में तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, सिंपली डायरेक्टली क्या करते हैं, एक ग्लास की स्लाइड लेते हैं, उस पर अपना सैंपल डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखते हैं। तो ये तो होता है डायरेक्ट डिटेक्शन। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि आप कुछ बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यानी आप कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, उसकी हेल्प से क्या करते हैं आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये वाला जो मशीन है जिसको हम वाइटेक 2 बोलते हैं, तो वाइटेक 2 में क्या होता है, बायोकेमिकल टेस्टिंग वाला जो हमने रूल्स बताए थे। बेसिकली जब हमने आपको बायोकेमिकल टेस्ट पढ़ाए थे तो कई तरह के टेस्ट पढ़ाए थे, उसमें कैटालीज, ऑक्सीलेट टेस्ट, इंडोल टेस्ट, सिट्रेट टेस्ट, यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट, टीएसए आकार टेस्ट, ये सारे टेस्ट मैंने पढ़ाए थे जब मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड पढ़ाया था। तो ये जो हमने ये जो टेस्ट पढ़ाए थे, इन टेस्ट का जो ये मशीन है ये यूज करती है। तो ये मशीन जो बेस्ड है ये इन बायोकेमिकल टेस्ट पे ही बेस्ड है। साथ ही साथ एक चीज और एक्स्ट्रा है इसमें, वो है ऑप्टिकल एनालिसिस। तो इस मशीन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, बायोकेमिकल टेस्टिंग, यानी कि ये सारे टेस्ट, ये सारे केमिकल टेस्ट, और क्या है ऑप्टिकल एनालिसिस। इन दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशन पे ये मशीन वर्क करती है। इस मशीन में भी क्या होता है, एक सैंपल प्लेट होती है, उस सैंपल प्लेट में क्या होते हैं 64 वेल्स होते हैं। क्या होते हैं 64 वेल्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं 64 वेल्स होते हैं। हर एक वेल का अपना एक अलग क्या होता है टेस्ट परफॉर्म होता है, यानी कि हर टेस्ट में एक अलग सबस्ट्रेट है, इसमें अलग सबस्ट्रेट है, इसमें अलग सबस्ट्रेट है। मान लीजिए ये वाला जो वेल है ये कैटालिस टेस्ट के लिए है, मान लीजिए ये वाला जो है वो इंडोल टेस्ट के लिए है, और ये वाला मान लीजिए ऑक्सीडेज टेस्ट के लिए है। क्योंकि सारे जो आपके सैंपल के वेल हैं उनमें क्या है डिफरेंट सबस्ट्रेट है। आप क्या करेंगे अपना, आपको अगर ऑक्सीडेज टेस्ट मान लीजिए परफॉर्म करना है तो यहाँ आप अपना सैंपल डालेंगे। अगर आपको कैटालिस टेस्ट परफॉर्म करना है तो आप अपना सैंपल इसमें डालेंगे। अगर आपको इंडोल टेस्ट परफॉर्म करना है तो आप अपना सैंपल इसमें डालेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी वेल्स होते हैं 64 वेल्स होते हैं, हर वेल में क्या होता है कि इंडिविजुअल टेस्ट सबस्ट्रेट होता है। उसमें क्या करेंगे आप अपनी बैक्टीरिया की कॉलोनी डालेंगे, सैंपल डालेंगे। जब आप अपना सैंपल डालेंगे तो यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, उस सैंपल और सबस्ट्रेट के बीच में क्या होगी केमिकल रिएक्शन होगी, और उन केमिकल रिएक्शन की हेल्प से क्या होगा बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन होगा। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें एसिडिफिकेशन हो सकता है, एल्कनाइजेशन हो सकता है, एंजाइम हाइड्रोलाइसिस देखने को मिल सकता है। तो ये तो था हम मशीन्स की हेल्प से कैसे हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट एंड दैट इज सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी क्या होती है वो आप समझिएगा। सीरोलॉजी का क्या मतलब होता है, आपको पता होगा कि ब्लड जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और होता है ब्लड सेल्स। इस प्लाज्मा वाले पार्ट्स में से भी अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, क्या निकाल दें क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें, तो ये जो बन के निकलता है इसको बोलते हैं सीरम। तो ये जो सीरम जो होता है इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर करता है हमारी बॉडी में तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हमारे ब्लड में ही जाना चाहता है। मतलब मोस्टली जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे ब्लड में एंट्री करते हैं और ब्लड में वो एज अ एंटीजन बिहेव करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो ब्लड का जो सीरम वाला पार्ट है इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ब्लड के अंदर से, और फिर उसमें हम क्या करेंगे इस एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे। तो बेसिकली सीरोलॉजी क्या होती है, सीरोलॉजी होती है कि जो ब्लड का जो सीरम वाला पार्ट है उसमें हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। एंटीजन मतलब कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई फॉरेन पैथोजन। तो इट इज अ सीरोलॉजी, इट इज अ डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड सीरम, यानी कि हम ब्लड के अंदर जो सीरम वाला पार्ट है उसकी डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है या उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। बेसिकली कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन पैथोजन आता है हमारे ब्लड में एंटर करता है तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड के सीरम वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी भी हमारी बॉडी में बनती है, और ये एंटीबॉडी भी कहाँ होती है, इसी सीरम में प्रेजेंट होती है। तो सीरोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा एंटीजन या कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है फॉर द पार्टिकुलर इन्फेक्शियस डिसीज। सीरोलॉजी की हेल्प से जो हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है एग्लूटिनेशन टेस्ट और एक होता है इम्यूनो एसे। एग्लूटिनेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप मैनुअली क्या कर रहे हैं, एंटीजन या एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं। वो कैसे आप करते हैं, आप क्या करते हैं ग्लास की स्लाइड लेते हैं, उस पर आप अपना सैंपल डालते हैं, इस सैंपल में हम मान लेते हैं कोई एक्स एंटीजन प्रेजेंट होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी होती है उसको डालते हैं।
करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी को जब आप इसमें डालेंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, जिसको हम क्लम्पिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्लम्पिंग रिएक्शन का मतलब बेसिकली ये है कि ये जो एंटीबॉडी आपने डाली है ये सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, क्लम्प करने की कोशिश करेगी। तो आप क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड में अपना सैंपल लेते हैं, सैंपल में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी आप डालेंगे। अगर आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिल रही है इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंट है, और अगर आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं देखने को मिल रही है इसका मतलब एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। तो ये होता है एग्लूटिनेशन टेस्ट, और ये परफॉर्म किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लें विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए जो हम विडाल टेस्ट करते हैं वो हम ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। इसका एक एडवांस्ड वर्जन है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनो एसे। इम्यूनो एसे में भी क्या किया जाता है, सेम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी भी एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एंटीजन, किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को तो पहचान ही सकते हैं, साथ ही साथ आप उसकी कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पैथोजन, कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया, कोई पर्टिकुलर एंटीजन कितने अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। इम्यूनो एसे को परफॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग सम एंजाइम लिंक्ड इंडिकेटर। मेरी एक सीरीज है इम्यूनोलॉजी नाम से, जिसमें मैंने आपको इम्यूनो एसे के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। मैंने जितने भी तरह के इम्यूनो एसे होते हैं सबके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने वहाँ बताया है कि इम्यूनो एसे क्या होता है, तो मैंने वहाँ आपको बताया है कि इम्यूनो एसे का मतलब होता है कि आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का यूज करके आप ये पता करें कि आपकी बॉडी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा पैथोजन प्रेजेंट है, और वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। मैंने इम्यूनो एसे की जो पुरानी टेक्निक्स थी, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, इन सब के बारे में बताया है। साथ ही साथ मैंने जो नई टेक्निक है इम्यूनो एसे की, दैट इज एलाइसा, क्लिया, एलाइसा, अल्फा, आइफा, क्लिया, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, रैपिड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट, इन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको इन सबको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, इम्यूनो एसे। तो इम्यूनो एसे कई तरह के होते हैं, एलाइसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, अल्फा एंजाइम लिंक्ड फ्लोरेसेंट एसे, आइफा इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे, क्लिया केमिल्यूमिनेसेंस लिंक्ड इम्यूनो एसे। इन सब के बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं सीरोलॉजी की बात। थर्ड इज मॉलिक्यूलर मेथड। अगर आपको याद हो हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमारे 4 मेथड थे। पहला था ऑटोमेटेड मेथड, जो हम मशीन की हेल्प से आइडेंटिफाई कर रहे थे। दूसरा था सीरोलॉजी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ब्लड के अंदर जो सीरम वाला पार्ट था उसमें एंटीजन या एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे थे। तीसरा और चौथा पार्ट हमारा बचा है। तीसरा पार्ट है मॉलिक्यूलर मेथड और चौथा पार्ट है हमारा माइक्रोबियल टाइपिंग। तो हम अपने थर्ड मेथड पे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मेथड। मॉलिक्यूलर मेथड का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मेथड का मतलब ये होता है कि आप बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर रहे हैं या आप किसी पैथोजन को डिटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपका जो डिटेक्शन है वो किस बात पे बेस्ड है, आप उस पैथोजन या उस बैक्टीरिया का डीएनए या आरएनए चेक कर रहे हैं। यानी किसी भी पैथोजन का डीएनए या आरएनए चेक करके उसको आइडेंटिफाई कर पाना, डिटेक्ट कर पाना ही मॉलिक्यूलर मेथड कहलाता है। रिपीट अगेन, आप किसी के डीएनए या आरएनए को देख के उसको आइडेंटिफाई करें, उसको डिटेक्ट करें, तो ये मॉलिक्यूलर मेथड कहलाता है। मॉलिक्यूलर मेथड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एम्प्लीकेशन बेस्ड मॉलिक्यूलर मेथड और नॉन एम्प्लीफिकेशन बेस्ड मॉलिक्यूलर मेथड। दोनों में अंतर क्या है, मान लीजिए ये जो डीएनए और आरएनए है इसका आपको सैंपल कम अमाउंट में मिला है। सैंपल क्या है, कम अमाउंट में मिला है, तो आप क्या करना चाहते हैं, सैंपल का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन बेस्ड मॉलिक्यूलर मेथड। यानी एक ऐसा मेथड जिसमें आप अपने सैंपल का अमाउंट भी बढ़ाते हैं और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, यानी दोनों काम हो रहे हैं। ऐसा मेथड जिसमें आपका सैंपल का अमाउंट भी बढ़ रहा है, यानी जो डीएनए आपको मिला था उससे आप डीएनए का अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं, सैंपल का अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कौन सा पैथोजन प्रेजेंट है, ये भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। दिस इज एम्प्लीफिकेशन बेस्ड मॉलिक्यूलर मेथड। लेकिन दूसरा मेथड ऐसा है जिसमें आपका सैंपल तो उतना ही का उतना ही रहेगा जितना आपने लिया है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा पैथोजन है। दिस इज कॉल्ड नॉन एम्प्लीफिकेशन बेस्ड मॉलिक्यूलर मेथड, और इसका एग्जांपल है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन मेथड, दैट इज लैंड-प्रो एसे। हमें जो पढ़ना है वो है एम्प्लीफिकेशन बेस्ड मॉलिक्यूलर मेथड। इसमें जो दो मोस्ट कॉमन है वो है पीसीआर और आरटीपीसीआर। हालांकि एम्प्लीफिकेशन बेस्ड मॉलिक्यूलर मेथड कई तरह के होते हैं, जैसे पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर, आरटीपीसीआर दैट इज रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ऑटोमेटेड पीसीआर, ऑटोमेटेड रियल टाइम पीसीआर, लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। लेकिन जो हमारे काम का है वो ये है पीसीआर। तो हम पीसीआर और आरटीपीसीआर को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीसीआर के बारे में। पीसीआर का क्या मतलब होता है, तो पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फॉरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको दिया था भाई कैरी बी मुलिस ने इन 1983। इसका मेन फंक्शन पता है क्या है? पीसीआर इज मेनली यूज्ड टू इंक्रीज, टू एम्पलीफाई सिंगल और फ्यू पीस ऑफ डीएनए टू जनरेट मिलियंस ऑफ कॉपी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक डीएनए का टुकड़ा है या बहुत कम कॉपीज हैं, फ्यू कॉपीज, बहुत कम अमाउंट ऑफ डीएनए है, इससे एक कॉपी से जो मिलियंस ऑफ कॉपी बनाने की जो टेक्निक है, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाने की जो टेक्निक है, उसको हम पीसीआर बोल रहे हैं। ठीक है, पीसीआर क्या है? एक डीएनए या फिर फ्यू कॉपीज ऑफ डीएनए से आप उसकी क्या बना दें? मिलियंस ऑफ कॉपी बना दें। ये फंक्शन है किसका? पीसीआर का। तो ये तो पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है? पीसीआर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? पीसीआर में अगर आप एक चीज और ऐड कर दो, दैट इज रेडियो एक्टिव प्रूफ। तो पीसीआर में अगर आप रेडियो एक्टिव प्रूफ का यूज कर लोगे तो आप ये पता कर पाओगे कि आपके सैंपल में जो डीएनए है या जो आरएनए है वो किस बैक्टीरिया का है या किस पैथोजन का है। बात समझ में आई? तो पीसीआर के दो फंक्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो ये है कि ये सिंगल और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डीएनए, यानी सिंगल और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डीएनए से मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकता है। दूसरा, अगर आप पीसीआर में रेडियो एक्टिव प्रूफ का यूज करेंगे तो उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे? बैक्टीरिया को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ आपको एक नई चीज सुनने को मिल रही है, रेडियो एक्टिव प्रोब। देखो, दो चीजें आपकी काम आने वाली हैं आगे चल के, एक है रेडियो एक्टिव प्रोब और एक होता है प्राइमर। ये दोनों चीज क्या है? तो प्रोब और प्राइमर दोनों क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं और बहुत ही शॉर्ट साइज के होते हैं, यानी बहुत छोटे। क्या होते हैं? बहुत छोटे साइज के क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। या फिर इनको बहुत इजी लफ्जों में कहा जाए तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं हम? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कुछ फ्यू न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमर बोल रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं? प्रोब बोल रहे हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि ये मान लो हमारा कोई टारगेट डीएनए है। क्या होता है? ये हमारा कोई टारगेट डीएनए है। ये जो प्राइमर या प्रोब हुए, ये इस टारगेट डीएनए पे जाके बाइंड हो जाते हैं। इस टारगेट डीएनए की किसी स्पेसिफिक साइट पे जाके क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं। तो आई रिपीट अगेन, प्रोब और प्राइमर क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी बेसिकली ये स्मॉल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं जो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, जो इस तरीके से जानबूझ के बनाए जाते हैं कि ये हमारे टारगेट डीएनए पे, ये जो हमारा टारगेट डीएनए था, इस पे कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे जाके बाइंड हो जाए, किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके बाइंड हो जाए। आई रिपीट अगेन, प्रोब और प्राइमर हमारे द्वारा डिजाइन किए हुए ऐसे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं या ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हैं जो बहुत स्मॉल साइज के हैं। उनको इसलिए बनाया गया है, इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि वो हमारे टारगेट डीएनए पे जाके एक स्पेसिफिक साइट पे जाके क्या हो जाए? वहां पे बाइंड हो जाए। टारगेट डीएनए की एक स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड हो जाए। तो ये था प्रोब और प्राइमर। वापस आ जाते हैं पीसीआर के बारे में। पीसीआर के बारे में क्या बताया था मैंने? इसका एक यूज तो ये है कि ये डीएनए की जो कॉपीज होते हैं, नंबर होते हैं, उनको इंक्रीज करने में इसका यूज होता है। साथ ही साथ इसका यूज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में होता है। कैसे होता है उसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप्स इन पीसीआर, पीसीआर कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है वो समझते हैं। तो इसमें तीन बेसिकली पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसको आइडेंटिफाई करना है या जिसका डीएनए का अमाउंट आपको बढ़ाना है, पहले डीएनए तो ऑब्टेन कर लो, पहले डीएनए को क्या कर लो? उस ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट कर लो। उसके बाद क्या करना है? एम्प्लीफिकेशन, यानी डीएनए का अमाउंट बढ़ाना है। उसके बाद क्या करनी है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब डीएनए के जो टुकड़े हैं उनको एक साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। और उसके बाद हमको क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये जो डीएनए या आरएनए है ये किस बैक्टीरिया का है। तो इन तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दैट इज डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हमें डीएनए का अमाउंट बढ़ाना है तो हमारे पास डीएनए होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म से। वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया से हम सैंपल लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कोई पेशेंट है। ठीक है, पेशेंट है और पेशेंट से हमने सैंपल लिया ब्लड। क्या लिया? ब्लड, है ना। इस ब्लड में क्या था? कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट था, यानी बैक्टीरिया की सेल प्रेजेंट थी। तो हम सैंपल क्या लेंगे? ब्लड लेंगे। ठीक है, तो हमने ब्लड सैंपल लिया। या किसी के टिश्यू में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट था, किसी के टिश्यू में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट था, तो हमने उसका टिश्यू का सैंपल लिया। उस टिश्यू के सैंपल में से क्या किया? हमने बैक्टीरियल सेल को आइसोलेट किया, या वो सेल को आइसोलेट किया जिसका डीएनए हमें क्या करना है? डबल करना है। डबल मतलब मिलियंस ऑफ कॉपी बनानी है। तो सबसे पहले आप सैंपल लेंगे जिसमें आपकी वो सेल प्रेजेंट है जिसका डीएनए आपको निकालना है। फिर आप उसमें से उस सेल को निकालेंगे। ठीक है, सेल को निकालने के बाद आपको पता है कि सेल के बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन।
फिर उसके बाद न्यूक्लियस होता है, तो उसकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, और इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो अगर आपको ये डीएनए चाहिए तो पहले आपको सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, फिर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है इसमें से डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। तो यानी आपको कुछ लाइसिस एंजाइम चाहिए होंगे, वो लाइसिस एंजाइम ऐसे होंगे जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो बेसिकली आप लाइसिस एंजाइम्स का यूज करके और चिल्ड एथेनॉल का यूज करके इस सेल्स में से क्या करोगे, डीएनए को आइसोलेट करोगे, डीएनए निकालोगे। डीएनए जो आप निकालोगे वो मिनिमम 1 माइक्रोग्राम का डीएनए आप निकालोगे इस सेल के अंदर से, और फिर इसके ऊपर क्या डालोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम डालोगे। ये एंजाइम क्या करेगा, जो आपने डीएनए आइसोलेट किया है उसको टुकड़ों में तोड़ देगा, उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। तो ये तो आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मान लीजिए आपको जो भी डीएनए मिला है, जो भी अमाउंट मिला है, आप इससे मिलियंस ऑफ कॉपी बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट आप इससे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, एम्प्लीफिकेशन। तो अब हम बात कर रहे हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए। जो आपको एक्सट्रैक्टेड डीएनए मिला है उसका आप एम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे, आप उसका अमाउंट कैसे बढ़ाएंगे। तो उसको करने का जो तरीका होता है, उसके लिए हम एक मशीन यूज करते हैं जिसको हम पीसीआर मशीन या फिर थर्मोसाइक्लर यूज बोलते हैं। तो दिस इज पीसीआर मशीन और थर्मोसाइक्लर। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डीएनए का अमाउंट बढ़ाएंगे। डीएनए के अमाउंट बढ़ाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है डीनेचुरेशन, जो किया जाता है 95 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा है एनीलिंग, जो किया जाता है 55 डिग्री सेल्सियस पे। और तीसरा है एक्सटेंशन, जो किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, इसको याद करने का जो तरीका है वो आपको पता है कि 5 में से अगर आप 2 जोड़ोगे, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाता है, और 5 में और 7 में फिर 2 जोड़ोगे तो आप क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, तो 5 में 2 जोड़ा 7 और 7 में 2 जोड़ा तो 9, ऐसे करके कुछ आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीनेचुरेशन के बारे में, जो किस पे होता है, 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और इसमें क्या होता है, डीनेचुरेशन में क्या होता है कि जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो आपको डीएनए मिला है सैंपल में, वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो आप जब उसको 95 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो वो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो टूट जाता है, उसके स्ट्रैंड्स टूट जाते हैं, और ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में टूट जाता है। इसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, इसके बीच में जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, और जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में टूट जाता है। अब आपको एक डीएनए के कितने मिले, 2 स्ट्रैंड्स मिले। अब ये तो था डीनेचुरेशन। अब हम बात करेंगे एनीलिंग। एनीलिंग थ्रू द प्राइमर, ये किस टेम्परेचर पे होता है, ये होता है 55 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे होता है, 55 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें क्या होता है, इसमें हम प्राइमर यूज करते हैं। प्राइमर आपको याद हो गया, आ गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि हमारे टारगेट डीएनए पे जाके एक जगह जाके बाइंड हो जाए। तो हमने अभी जो डीनेचुरेशन किया था, उस डीनेचुरेशन से हमें क्या मिले थे, 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिले थे, ये और ये 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिले थे। डीनेचुरेशन की वजह से हमने हीट करके क्या कर दिया था, डीएनए को डीनेचुरेट किया था, तो हमें 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिले थे। अब हमने क्या किया, इन 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे प्राइमर ऐड किया। प्राइमर क्या हुआ, इनके पास जाता है और इनकी किसी एक स्पेसिफिक साइड पे जाके बाइंड हो जाता है। जैसे कि मान लो प्राइमर जो था वो यहाँ जाके क्या हो गया, बाइंड हो गया, और यहाँ इस वाले स्ट्रैंड पे यहाँ जाके बाइंड हो गया। अब क्या होता है कि हम इसमें ऐड करते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या ऐड करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और क्या ऐड करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इनको ऐड करने से क्या होता है, इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एट 72 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है कि जो आपने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करे हैं और डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया है, वो क्या करता है कि ये जो प्राइमर है, प्राइमर भी तो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, प्राइमर भी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो इनसे क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स और ऐड होते चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे इनसे। तो जब इनसे इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है ना, ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाएंगे, तो ये जो स्ट्रैंड है इनके भी साइज क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे इस तरीके से। ये इनको जोड़ कौन रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ जोड़ कौन रहा है, तो जोड़ने के लिए जो एंजाइम है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। तो प्राइमर से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं और उनको जोड़ने वाला जो एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। तो जो आपका यहाँ एक स्ट्रैंड था, मतलब एक डीएनए था, उससे क्या बन गया, आपके 2 डीएनए बन गए। तो हमने स्टार्टिंग करी थी किसके साथ, एक डीएनए के साथ। एक डीएनए को पहले हीट किया तो उसके क्या हो गया, ये बीच में से टूट गया और इससे 2 स्ट्रैंड बन गए। 2 स्ट्रैंड में क्या हुआ था, फिर प्राइमर अटैच हुए, दोनों स्ट्रैंड से क्या हो गए, प्राइमर अटैच हो गए। प्राइमर ने अपनी लेंथ कंप्लीट कर ली, तो आपको एक डीएनए से क्या मिल गए, 2 डीएनए मिल गए। क्या मिल गए, 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गए। ठीक है, एक साइकिल में कितने, एक साइकिल में। तो एक साइकिल में क्या हुआ, 1 से 2 हुए,
दूसरी साइकिल होगी तो 2 से 4 होंगी, तीसरी साइकिल होगी तो 4 से 8 होंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज आफ्टर एन साइकिल। अगर आप एन साइकिल बार रन करोगे इस प्रोसेस को तो कितनी कॉपीज बनेंगी, तो कॉपीज बनेंगी टू की पावर एन, यानी कि अगर आपने 3 साइकिल रन करी हैं तो आपकी जो कॉपीज बनेंगी वो कितनी होंगी, 8 कॉपीज होंगी। ठीक है, तो चलिए आपने एम्प्लीफिकेशन कर लिया, बहुत सारी कॉपी बना ली डीएनए की। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और हमारा जो मेन मकसद था उस पे आएंगे, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है कि जो डीएनए आपने एम्प्लीफाई किया है, जो डीएनए का अमाउंट आपने बढ़ाया है, अब आप उसको उस डीएनए को उसके साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हो। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को या आरएनए के स्ट्रैंड्स को साइज के बेसिस पे अरेंज करना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। करते कैसे हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एगरोज जेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एगरोज जेल। तो ये मान लीजिए क्या है, आपका एक फ्रेम है, इस फ्रेम में क्या पड़ा हुआ है, अगरोज जेल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, अगरोज जेल पड़ा हुआ है। अगरोज जेल जो होता है अगार अगार से मिलकर बना होता है, किससे, अगार अगार से। अगार अगार जो होता है ये हमें मिलता है रेड एल्गी, किससे, किससे, रेड एल्गी। कौन सी रेड एल्गी, जेलिडीनियम एंड ग्रेसिलेरिया नाम की जो रेड एल्गी होती हैं उनसे अगार अगार मिलता है। और ये अगार अगार जो है मान लीजिए ये इस तरीके से इस पर हमने क्या किया, फैला दिया और ये जेल की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, जेल की फॉर्म में है। अब आपने जो एम्प्लीफाइड डीएनए, जो डीएनए आपने एम्प्लीफाई किया था, आप उसको अब क्या कर दोगे, यहाँ पे डाल दोगे और इस साइड डाल देते हो, इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो फ्रेम था, इस फ्रेम के इस साइड पे हम दे देते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड, और इस साइड पे हम दे देते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड। और हम यहाँ पे एक वेल होता है, इस वेल में यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो भी हमारा एम्प्लीफाइड डीएनए था उसको डाल देते हैं। तो बेसिकली गायब हो गया ये क्या था, हमारा एम्प्लीफाइड डीएनए। जो एम्प्लीफाइड डीएनए था उसको हमने यहाँ डाल दिया, फैला दिया यहाँ पे। अब जैसे ही हम इसमें सर्किट कंप्लीट करेंगे, जैसे हम सर्किट कंप्लीट करेंगे तो आपको पता है जो डीएनए जो होता है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव कैथोड है और ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज डीएनए है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसकी वजह से जो डीएनए थ्रेड्स होंगे वो ऊपर की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। जब ये भागेंगे तो खुद से ही क्या होंगे, अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जिसका मास कम होगा वो दूर तक भाग जाएगा और जिसका मास कम होगा वो पास तक ही रहेगा। तो जो बड़े साइज के जो डीएनए होते हैं वो नीचे की साइड ही रह जाते हैं और छोटे साइज के जो डीएनए होते हैं वो आगे की तरफ भागते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डीएनए है वो एक साइज के बेसिस पर अरेंज हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन अब हमारा मेन मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना। हमारा मेन मकसद क्या था, आइडेंटिफिकेशन। तो वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है, आपका जो अगर वो जेल था उस पे ये साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए। अब आप क्या करोगे, ये जो आपका अगर वो जेल वाला आपका जो फ्रेम था, आप इसको क्या करोगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप कर दोगे। किसमें डिप कर दोगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप कर दोगे। ठीक है, तो जो आपका अगरोज जेल पे जो बैंड ऑफ डीएनए थे उनको आपने अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप कर दिया। क्यों डिप किया, ताकि आपके जितने भी डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड थे, अभी यहाँ पे जो डीएनए थे वो सारे कैसे थे, डबल स्टैंडर्ड थे। हम चाहते हैं कि ये सारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे हो जाएं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएं। कैसे हो जाएं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएं। जब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएंगे तो फिर हम फ्रेम को फिर से बाहर निकालेंगे। अब जो डीएनए यहाँ पे होंगे वो कैसे होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। कैसे होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। अब इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेंगे, हम एक पेपर लेंगे। क्या लेंगे, एक पेपर लेंगे। इस पेपर को हम बोलेंगे नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। इस वाले एगरोज जेल का जो बैंड है इसको उल्टा करके ऐसे करके, मान लीजिए ये नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पेपर है, इस एगरोज जेल का जो हमारे पास बैंड था इसको यूं करके इस पे क्या करेंगे, चिपका देंगे। ऐसे करके चिपका देंगे। तो जो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इस पे थे उनको हम क्या कर लेंगे, इस पे उतार लेंगे। उल्टा करके इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के पेपर के ऊपर डाल देंगे इसको, जिसकी वजह से ये वाला जो डीएनए होगा वो इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगा। अब ये इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, ये सारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक रेडियो एक्टिव प्रोब लेंगे। रेडियो एक्टिव प्रोब याद आया क्या होता है, मैंने बताया था। प्रोब क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के, जो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि हमारे टारगेट डीएनए पे जाके बाइंड हो। किस पे जाके बाइंड हो, टारगेट डीएनए पे जाके बाइंड हो। मान लीजिए कि ये जो आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ये साल्मोनेला टाइफी का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड के बैक्टीरिया का आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो आपका जो टारगेट डीएनए है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफी का
डीएनए, ठीक है। तो आपने उसके करस्पॉन्डिंग आपने क्या बनाया, एक प्रोब बनाया, उसके करस्पॉन्डिंग आपने क्या बनाया, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, और उसको आपने क्या कर दिया, यहां पे डाल दिया, क्या कर दिया, यहां पे डाल दिया। जब आप यहां पे डालोगे, आप रेडियो एक्टिव प्रोब बना के यहां पे डाल रहे हो, ठीक है, किसके अगेंस्ट, साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट। तो अगर साल्मोनेला टाइफी का डीएनए यहां प्रेजेंट होगा तो जो आपने प्रोब बना के भेजा है वो उससे जुड़ेगा, क्योंकि प्रोब हमने डिजाइन इस तरीके से किए हैं ताकि वो कंप्लीमेंट्री हैं किसके, हमारे टारगेट डीएनए के, और टारगेट डीएनए के कंप्लीमेंट्री हैं तो टारगेट डीएनए पे जाके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपने प्रोब डाला, प्रोब जाके अगर वहां पे वो वाला सेम टारगेट डीएनए प्रेजेंट होगा तो उस पर जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। फिर आप क्या कर लोगे, वॉश कर लोगे इस नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के पेपर को। वॉश आप इसलिए कर रहे हो ताकि कुछ ऐसे प्रोब जो बाइंड नहीं हुए हैं वो क्या हो जाए, वॉश ऑफ हो जाए। उसके बाद आप क्या करते हो, इस पूरी शीट को कहां लगाते हो, ऑटो रेडियोग्राफी के लिए लगाते हो, एक्सरे फिल्म के अंदर लगाते हो। और जब आप इसको एक्सरे फिल्म के अंदर लगाते हो तो आपको रेडियो एक्टिव सिग्नल देखने को मिलते हैं। अगर आपको सिग्नल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोब था वो आपके टारगेट डीएनए से ऐड हो गया है, यानी कि वो बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है। और अगर आपको सिग्नल नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये है कि प्रोब आपके टारगेट डीएनए से बाइंड नहीं हुआ है, और यानी पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है वो नहीं है जो आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर, यानी पीसीआर की एक एडवांस फॉर्म है जिसको बोलते हैं आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का फुल नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अब तक जो हम पीसीआर पढ़ रहे थे वो डीएनए को एम्पलीफाई कर रहा था, लेकिन हमारे पास तो कुछ ऐसे पैथोजेंस भी होते हैं ना जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, या हम कभी कभी आरएनए की हेल्प से भी तो पहचानते हैं किसी भी बैक्टीरिया को। तो आरएनए को हमको एम्पलीफाई करना है, और आरएनए को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा आरएनए है उसको वापस डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बाकी का प्रोसेस सिमिलर होता है जैसे हम करते आ रहे हैं डीएनए के लिए। सबसे पहले हमने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, बाकी डीएनए के बाद तो वही प्रोसीजर चलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आरटीपीसीआर। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द अवर लास्ट टॉपिक दैट इज माइक्रोबियल टाइपिंग, माइक्रोबियल टाइपिंग। अगर आपको याद हो, भूल गए हो अगर आप, तो मैं आपको बता रहा था मॉडर्न मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमारे 4 मेथड थे। पहला था हमारा ऑटोमेटेड मेथड, मशीन की हेल्प से आइडेंटिफाई करना। दूसरा था सीरोलॉजी। तीसरा था मॉलिकुलर मेथड, जिसमें हमने पीसीआर और आरटीपीसीआर समझे थे, ठीक है। और हमारा चौथा मेथड थर्ड है दैट इज माइक्रोबियल टाइपिंग। माइक्रोबियल टाइपिंग में क्या करते हैं हम, जो हमारे पैथोजेंस हैं या बैक्टीरिया हैं उनको हम क्या करते हैं, सब स्पीसीज लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं, यानी उनकी जो स्ट्रेन्स हैं और उनके जो वेराइटीज हैं, यानी स्पीसीज के अंदर भी जो सब स्पीसीज लेवल हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। यानी कि माइक्रोबियल टाइपिंग की हेल्प से हम जो भी हमारे पैथोजेंस हैं उनकी स्ट्रेन्स और उनकी जो वेराइटी हैं उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं, उनको डिटेक्ट करना चाहते हैं। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस पैथोजन को जेनेटिक, फिनोटाइपिक और बायोकेमिकल लेवल पे स्टडी करेंगे। माइक्रोबियल टाइपिंग के जो 2 मोस्ट कॉमन मेथड हैं दैट इज फिनोटाइपिक टाइपिंग एंड जीनोटाइपिक टाइपिंग। फिनोटाइपिक टाइपिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पैथोजन है, बैक्टीरिया है, उसको सब स्पीसीज लेवल पे अगर हमको स्टडी करना है तो हम उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि उसकी कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी क्या है, मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज कैसी शो करता है, एंटीबायोटिक के लिए क्या उसके रेस्पॉन्स होते हैं। जीनोटाइपिक टाइपिंग में हम क्या करते हैं, हम सब स्पीसीज लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, किस चीज को एनालाइज करके, उस पैथोजन की जेनेटिक मटेरियल को एनालाइज करके, उस पैथोजन के डीएनए को स्टडी करके, उस पैथोजन के आरएनए को स्टडी करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडर्न मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।